Good afternoon to all. I am Ritu, your CDP teacher. Welcome to Fill a Form. Good afternoon, Shaheen, Bhumi, Zareen, सोनाली, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? शाहीन, आप कल प्रेजेंट नहीं थी क्लास में मेरे। Am I right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले जो बच्चे नए मुझसे जुड़ रहे हैं उनको थोड़ी सी जानकारी दे दें, जैसा मैं एवरीडे करती हूँ। तो पहले बता दूं, जो फिल फॉर्म हमारा है वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल भी है और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जो कि आपको हर इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, जो सी टेट और एच टेट की बैच है हमारी, वो स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारे पूरे टीम मेंबर हैं जो आपकी तैयारी के लिए लगे हुए हैं साथ में। ठीक है, तो जो आपके अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, दोनों पेपर के लिए यहाँ पे सारे मैम और सर लोग हैं जो आपके पेपर की तैयारी करा रहे हैं। सोशल स्टडी हुआ, और बात करूँ मैं सोशल स्टडी की, तो वर्षा मैम करा रही हैं, चंद्रशेखर सर मैथ करा रहे हैं, सुखवंती मैम इंग्लिश करा रही हैं और सीडीपी यानी कि मैं रितु आपकी क्लास लेती हूँ। और 6 पीएम पे आपकी सोनाली मैम क्लास लेती हैं ईवीएस की, और आरती मैम आपकी हिंदी की क्लास लेती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सी टेट के लिए जो 2022 और 23 के लिए जो तैयारी हो रही है, ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है और ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, इसके कोई चार्ज आपको नहीं देने हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून माही। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप सबके लिए, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई, अभी इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, यानी ये अभी कहें अभी नियम में लागू नहीं हुआ है, बट बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है और ये शिक्षा नीति अगर अपना ली जाएगी तो हमारे शिक्षा में के स्वरूप में बहुत बड़ा सुधार माना जाएगा। तो आज हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। और सीटेट में अगर मैं बोलूँ कि जो ऑनलाइन एग्जाम हुए, इसमें आपके भर भर के क्वेश्चन आए थे। सारे टॉपिक इसमें ये आपके ईवीएस हो, एसएसटी हो, किसी भी पेपर का बात करूं मैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसमें ये इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो सभी तैयार हैं हमारे साथ ये नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए? सारे लोग जुड़ जाएं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बीच में आते हैं फिर वो पूछने लगते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं, सारे बच्चे को आने का वेट कर रही हूँ मैं कि सभी लोग जुड़ जाएं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर आज बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग आगे। तो अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, ये फर्स्ट कब शुरू हुई, किसके द्वारा हुई, कैसे हुई, है ना? और ये इतनी अच्छी पॉलिसी है, अगर ये लागू हो गया तो हम बात करें कि छोटे बच्चों से, हम लोग के समय ये हो गया रहता तो मे बी हम लोग में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो जाता हम लोग के एजुकेशंस में। क्योंकि आजकल हम कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा से किसी फील्ड में जाने होते हैं तो थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं। जो अभी की शिक्षा होगी उससे बच्चों को आगे चल के इन फ्यूचर में वो काफी इसको तनावपूर्ण जो माहौल हम लोग के लिए था, वो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा वो चीजें पढ़ना, और किसी भी करियर में जाना, किसी भी चीज को चुनना उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। दीप्ति देव, गुड आफ्टरनून। चलिए तो बात करते हैं अभी की पॉलिसी के बारे में। जो सबसे पहले जो पॉलिसी शुरू हुई थी, तो यहाँ पे 1986 आप देख रहे हैं, इससे पहले भी पॉलिसी आई थी जो इंदिरा गांधी द्वारा आई थी, वो आई थी 1968 में।
इंदिरा गांधी जी ने उसको लॉन्च किया था, उस नीति को गवर्नमेंट ने अपनाया था। फिर उसके बाद आई 1986 की, जो राजीव गांधी जी ने लॉन्च किया इस नीति को। इसमें मेन फोकस किस पे किया गया था? एडल्ट एजुकेशन पे और अल्पसंख्यकों के बारे में किया गया था। उसी के बाद इस शिक्षा नीति को मॉडिफाई किया गया था पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 1992 में। ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें, जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उस समय जो आपकी मिनिस्ट्री थी, यानी कि एचआरडी डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो थी, एचआरडी डिपार्टमेंट की जो मंत्री थी वो थी स्मृति ईरानी थी। उन्होंने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक कमिटी बनाई। उस कमिटी के जो चेयरमैन थे वो टी आर एस सुब्रमण्यम थे। ठीक है। तो उस कमिटी में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रखा गया, कमिटी का गठन किया गया। ठीक है। तो इसका जो मेन उद्देश्य क्या था, इस कमिटी को जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी वो 2016 में नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में एड्रेसिंग किया गया था। ठीक है। इसमें सारे भेदभाव रहित शिक्षा को लाया गया, इंजीनियरिंग को इंक्लूड किया गया, फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई करिकुलम में, काफी कुछ बातें की गई। ठीक है। और कॉमन करिकुलम सबके लिए किया गया, जैसे साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सबके लिए कॉमन करिकुलम रखा गया। तो इसका जो मेन उद्देश्य था, ये कब इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया? ये 7 जुलाई 2016 को सबमिट किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य क्या था? टू इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। फिर क्या था? क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि उसमें सुधार करना, उसके जो बात करें शिक्षा का जो स्वरूप था उसको सुधार करना। फिर उसके बाद था एड्रेसिंग द गैप ऑफ इम्प्लीमेंट्स, जो गैप्स एजुकेशन में, जो काफी ईयर का गैप्स हो जाता है एजुकेशन का, जो फंडा था उसको दूर करना था। फिर उसके बाद 2017 में इसमें मेजर चेंज के लिए लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा गवर्नमेंट को। 2005 एनसीएफ करिकुलम जो फ्रेम है, जो हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूप जो होता है, स्वरूप, उसको तैयार करना। तो ये पूरी हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी जो 1986 से स्टार्ट हुई थी। और सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो 1968 में इंदिरा गांधी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी द्वारा, और इसे 1992 यानी 1992 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा मॉडिफाई किया गया था। और 2016 में इसको ड्राफ्ट तैयार किया गया, ताकि नई शिक्षा नीति को जो कहें, इसको लागू होने में 4 साल का समय लग गया, बट ये जो तैयारी इस कमेटी के लिए की गई थी, ये 2016 से ही स्टार्ट कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं कि इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर के कस्तूरंगन को है। इन्होंने एक कमेटी 2019 में बनाई, इसमें 9 मेंबर्स थे, और एक ड्राफ्ट तैयार करके इसको सबमिट किया गया सरकार को। ठीक है। जो 2019 में की गई थी। पुष्पा यादव, आप सीटेड फ्री में पूरी क्लास पढ़ाएंगी? हाँ, ये मेरी क्लास पूरी फ्री में है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और मेरी क्लास में आपको बता दूं कि बहुत दिनों से स्टार्ट है, मैंने बहुत सारी टॉपिक्स करा दिए हैं। ठीक है। और ये 3 to 4 PM रहता है मेरा एवरीडे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है पुष्पा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें 3 इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए थे, इसको मैंने आगे लिखा भी है। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो था मिनिस्ट्री थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ साथ पूर्व विद्यालय एवं माध्यमिक स्तर पे शिक्षा का सार्वभौमिकरण रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो मेन था क्या था
कि जो मानव संसाधन मंत्रालय था, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री थी, उसको उसका नाम चेंज किया गया, उसको शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री कर दिया गया। और जो सरकार की तरफ से जीडीपी 1.6% दी जाती थी, उसको बढ़ा के 6%, यानी सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करेगी वो 6% कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फोकसिंग ग्रॉस इनरोलमेंट, जो ग्रॉस इनरोलमेंट की बात करी गई वो कितना 50% तक बढ़ाने की बात कही गई है नई शिक्षा नीति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं अपने नोट्स के तौर पे। मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए ला दिया, मैंने ओरली आपको बता दिया कि क्या क्या चेंजेस हुए, कब कैसे शिक्षा नीति आई है। अगर मैं बात करूं कि जो सबसे पहले हमारी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसके बाद से उसमें काफ़ी चेंज हुए। जो मेन चेंज उसमें अगर माने हम तो जो हमारी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उसमें जो बात करी गई थी आर्टिकल में 21A आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष तक कोई बच्चों की शिक्षा मुफ्त में कराई जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया, इसको आगे बढ़ाया गया। और ये जो राइट टू एजुकेशन आई थी ये 2009 में आई थी, बट ये लागू 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। तो ये डेट्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो इसमें मेन शिक्षा कितने से कितने साल के बच्चों के लिए हुई थी, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की बात कही गई थी। ठीक है, यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात कही गई थी। फिर कहे वर्तमान जो नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जो इस शिक्षा नीति को लाने का जो श्रेय है, जो इस कमेटी के रखा गया, वो के थे के कस्तूरी रंगन थे। वो अंतरिक्ष मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा उनकी समिति में 9 लोगों को रखा गया और इन्होंने 2019 में ये पूरी चीज को सबमिट किया गवर्नमेंट को। ठीक है, और इसको लाया गया 2020 में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करी, वो 100% रखने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। जो पहले 1.6 था उसको अब 6% कर दिया गया। फिर वही बात कही गई कि नई शिक्षा नीति की घोषणा में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम रख के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन मंत्रालय का जो नाम बदला गया, वर्तमान में उसका नाम क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन बात करें शिक्षा के लिए जो किया गया, जो स्कूलों में प्रबंध किया गया, वो मॉडल जो तैयार किया गया वो यही था। और पिछली बार जो एग्जाम में आपके ये मॉडल को ही पूछ लिया गया था कि ये मॉडल जो तैयार किया गया ये किस एज में है। ठीक है, पहले जो हमारा था 10+2 का था रेशियो, अभी नई शिक्षा के नीति के अनुसार 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। यानी कि 18 वर्ष तक तो पहले भी बात होती थी, पर ये जो स्टार्टिंग यानी प्री स्कूल इसमें स्टार्ट कर दिया गया। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस थी, 5 वर्ष का फाउंडेशनल स्टेज था जो 3 साल से 6 वर्ष का था। ठीक है, इसमें प्री प्राइमरी स्कूल ग्रेड 1 और 2 शामिल किया गया। 3 वर्ष की प्रीपैरेटरी स्टेज थी। ठीक है, ये क्लास 3rd to 5th तक का लिया गया है। इसका जो एज है वो 6 से 11 वर्ष है। फिर 3 वर्ष के मध्य में जो ये ग्रेड लिया गया 6, 7 to 8 यानी 11 से 14 वर्ष के लिए। फिर 4 वर्ष की उच्च या माध्यमिक चरण जो है 9, 10, 11 और 12 क्लास की बात की गई, जो 14 से 18 वर्ष की बच्चों की बात करी जाती है। ठीक है, इसको आगे हम एक मॉडल के तहत समझेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम पहले की, जो हमारा पहले एग्जिस्टिंग जो अभी का है हमारा स्ट्रक्चर शिक्षा का, वो क्या था 10+2 है। अगर जो नया शिक्षा नीति जब इम्प्लीकेशन हो जाएगा तो वो हमारा ये रहेगा वर्तमान का। जो पहली की हम बात करें तो ये हमारा किससे स्टार्ट होता है, फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि यहाँ पे बच्चा कितने साल का होगा, 3 साल से जो स्टार्ट होगा।
तो ये 3 साल जो बच्चा स्टार्ट करेगा स्कूल, वो कहाँ पे स्टार्ट करेगा? तो उसकी जो पढ़ाई होगी वो आंगनवाड़ी द्वारा होगी, प्री स्कूल में होगी या बाल वाटिका में होगी। और जो ये पढ़ाई का पूरा तरीका होगा वो क्या होगा? प्ले वे मेथड से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बच्चों की बात हो रही है, तो हम जब इतने छोटे बच्चों को हम असेसमेंट कैसे करेंगे? पेन पेपर पेंसिल से नहीं कर सकते, तो ना हम उनको उस तरह से सिखा सकते हैं अगर बच्चा 3 साल का है। तो ये जो शिक्षा होगी, जो प्री स्कूल की बात कही गई, उसमें क्या किया गया? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन यानी कि ECC, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ECC यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई कि बच्चे को उसका मेंटली ग्रोथ करने के लिए क्या किया जाएगा? बच्चे को प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा, अदर एक्टिविटीज से पढ़ाएगा। अगर हम बात करें कि 3 से 5 वर्ष, जो स्टार्टिंग के 5 वर्ष तक बच्चे जो होते हैं, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट 80% हो जाता है। यानी बच्चों का जो 5 साल का एज होता है, वहां तक उनकी जो मानसिक विकास जो बोलते हैं, उनकी मानसिक क्षमता किसी चीज को सीखने की, वो 80% हो जाती है, बाकी के ईयर में 20% होती है। तो फाउंडेशनल स्टेज में कुछ बातें जो कही गई कि पढ़ाई का जो माध्यम होगा वो क्या होगा? प्लेवे मेथड से होगा, एक्टिविटीज के माध्यम से करेंगे। बच्चों को अल्फाबेट पहचानना सिखाएंगे, ABCD हुआ या ई हुआ, जो भी ये चीजें हम बच्चों को दिखाएंगे। नंबर्स को सीखना, डिस्कवरी मेथड से बच्चों को पढ़ाना, कलर्स को पहचानना, काउंटिंग करना, शेप्स पहचानना, पजल को समझना, ड्राइंग करना, क्राफ्ट करना, इन सब माध्यमों से हम बच्चों को जो कहेंगे प्राथमिक स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उनका माध्यम ये होगा कि इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, उनको गुड बिहेवियर करना सिखाएंगे। स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे थे तो वो घर पे खेलते थे, तो इसको भी फॉर्मल एजुकेशन में लाया गया कि बच्चों को घर के बजाय किसी संस्थान में हम जाके उनको शिक्षित करें, तो ये हमारा फॉर्मल एजुकेशन में आएगा। और ये एजुकेशन कहाँ होगा? आंगनवाड़ी द्वारा होगा, और प्री स्कूल में होगा, और बाल वाटिका में इसको पढ़ाया जाएगा। अब बच्चों को जो पढ़ाने का मेथड होगा वो पूरी तरह से खेल विधि पर आधारित होगा, एक्टिविटीज के माध्यम से होगा। मतलब बच्चा जितना खेल से हर चीजों को सीखता है, वही चीजों को ध्यान में रखा गया। तो आंगनवाड़ी का में बच्चों को पढ़ाने का मेन पर्पस था कि आंगनवाड़ी का स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करना। जब तक आंगनवाड़ी में जब बच्चे सीखेंगे, तो अगर आंगनवाड़ी का स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा, तभी बच्चे वहां से ज्यादा इंटरेक्ट होंगे और उस चीजों को सीखना प्रारंभ करेंगे। तो आंगनवाड़ी का स्ट्रक्चर को मजबूत करना, और इसका जो भी खर्चा होता है, जो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो वहां की सरकार के द्वारा किया जाता है। और इस आंगनवाड़ी में कौन से बच्चे आते हैं? जो रूरल एरियाज में बच्चे होते हैं, जिनको शिक्षा हर तरह से मिल नहीं पाती है, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, वो स्कूल उनसे दूर होते हैं, वो जा नहीं पाते, तो वो अपने आंगनवाड़ी वाले क्षेत्र में वहां पर जाकर शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। और इस आंगनवाड़ी क्षेत्र में बच्चा और माँ दोनों आते हैं, वहां पे उनके खान पान पोषण का हर चीज का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, गुड आफ्टरनून दीपू। ठीक है, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रही हूँ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्टार्ट की गई थी बीजेपी गवर्नमेंट में, और ये के कस्तूरी रंगन द्वारा किया गया था। इससे पहले भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो अगर मेन माने तो 1986 में जो आई थी, वो राजीव गांधी जी द्वारा आई थी। इसे मॉडिफाई किया गया था 1992 में PV नरसिम्हा राव द्वारा। उसके बाद फिर हमारी नई शिक्षा नीति आई 2020 में। इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया गया, ये के कस्तूरी रंगन द्वारा बात करूं 2019 में इसको ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नमेंट को दे दिया गया। उसके बाद से जो इसमें मेन बातें बताई गई कि जो स्ट्रक्चर होगा हमारा स्कूल का, वो कैसा होगा, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज हमारा आएगा वो फाउंडेशनल स्टेज आएगा, जो 3 से 6 वर्ष का होगा, और इसमें बच्चा प्री स्कूल में जाएगा, फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 में होगा। और यहाँ पे जो इनका टेस्ट का मेथड होगा वो पेन पेपर पेंसिल नहीं होगा, इनके पूरे एक्टिविटीज यानी टोटली फ्री होकर बच्चे खेल कूद के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, यानी पेन पेपर पेंसिल वाला एग्जाम इनको नहीं देना पड़ेगा।
ठीक है दीपू, समझ में आ गया? इसी की बात मैं कर रही हूँ। और जो ये शिक्षा होगी बच्चों की फाउंडेशनल स्टेज की, वो कहाँ पे कराई जाएगी? आंगनवाड़ी में कराई जाएगी या प्री स्कूल खोले जाएंगे उसमें कराई जाएगी, और बाल वाटिका में इनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। और आंगनवाड़ियों में अगर से बच्चे को, छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पे आंगनवाड़ियों का स्ट्रक्चर जो है पहले से मजबूत किया जाएगा। वहाँ पे प्रशिक्षित शिक्षक को सम्मिलित किया जाएगा, और यहाँ पे जो रूरल एरियाज से बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं, और उनकी माँ भी वहाँ पर आती हैं। वहाँ पे उनके खाने पीने, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। और वहाँ पे जो आंगनबाड़ी में जो शिक्षिका होंगे जो पढ़ाएंगे वो वेल ट्रेंड रखे जाएंगे, और जो इसका खर्चा होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है आंगनबाड़ियों को। ठीक है, क्लियर है ये? फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो प्रिपरेटरी स्टेज कही जाती है। इसमें बच्चों का पढ़ाने का क्या मेथड होगा? प्ले, डिस्कवरी, यानी कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे वो करके सीखेंगे, जो चीज लर्निंग बाय डूइंग करेंगे। एक्टिविटीज बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम को बनाया जाएगा। ये इनका इस एज में बात कही गई। ठीक है, इस शिक्षा में बात कही गई। इसका क्या होगा एज? ये 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगा प्रिपरेटरी स्टेज। फिर नेक्स्ट इसमें यहाँ पे एग्जाम देना शुरू हो जाएगा बच्चों का, मतलब जो एग्जाम का रूल होता है क्लास 3rd to 5th तक, उसमें इनको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ में एग्जाम का पैटर्न पेपर पेंसिल से नहीं था। जो बच्चों को जितना प्ले से, जितनी एक्टिविटीज के माध्यम से सीख लेते हैं, इस स्टेज को काफी इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि इसमें जो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उनका जो बुद्धि कहते हैं, जो IQ कहते हैं, वो काफी डेवलप हो जाता है। 80% तक बच्चों का विकास हो जाता है दिमाग का, बाद में 20% आगे बढ़ के होता है। ठीक है, फिर आ गया उनका मिडिल स्टेज, यानी 6 to 8 की बात कही जा रही है, जो 11 से 14 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे बच्चे काफी समझदार हो जाते हैं, काफी कुछ चीजें सीखने के लिए उनके पास हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेगी, कि बच्चे को एक किसी भी चीज पे सृजनात्मक सीखना, देखना, करना, उस तरह की एक्टिविटीज को ध्यान में रखा गया, उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया गया। यहाँ पे उनको साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे पढ़ने के लिए। अभी हम इसके आगे और भी बात करेंगे कि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और जो बच्चों की मदर टंग है, जो भी वो लोकल एरिया से जहाँ से हैं, उस भाषा में कक्षा 5 तक बच्चों को शिक्षा दी जाए, यानी उनके मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाएगी। फिर बात करें हम सेकेंडरी स्टेज की, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी हो जाएगी। मतलब जो हम लोग पहले साइट्स चूज करते थे, जो ये एज होगा वो 14 to 8 ईयर होगा, और जो क्लास क्या होगा 9 to 12 हो गया, यानी 9, 10th, 11th, 12th होगा। इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई, और जो बच्चे सब्जेक्ट चूज करेंगे वो अपनी इच्छा के अनुसार, जो बच्चा जिस स्ट्रीम में चाहता है वो जा सकता है। अगर वो साइंस का स्ट्रीम का बच्चा है तो वो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है, कॉमर्स के भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है, यानी मल्टी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स दे दिया गया कि आप जिस सब्जेक्ट से रिलेट करते हो, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको उस सब्जेक्ट्स को चुनने की स्वतंत्रता यहाँ पे प्रदान कर दी गई। हम लोग के समय क्या था, जब हमने एजुकेशन लिया था तो हम लोग का 9 से स्ट्रीम चेंज हो जाता कि आप आर्ट्स के हो, आप कॉमर्स के हो, आप साइंस के हो। और जिसके लिए अगर साइंस का बंदा है तो वो साइंस ही पढ़ेगा, आर्ट्स का बच्चा है तो वो आर्ट्स ही पढ़ेगा, कॉमर्स का बच्चा है तो वो कॉमर्स ही पढ़ेगा। तो इस चीज को चेंज किया गया, और बच्चा अगर साइंस का है तो वो आर्ट्स के भी जो सब्जेक्ट चाहता है उसको भी पढ़ेगा। वो अगर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहता है उसको पढ़ना था। मतलब यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का बाउंडेशन खत्म कर दिया गया कि आप साइंस के साथ सिर्फ साइंस के ही लेंगे, आर्ट्स के हैं तो सिर्फ आर्ट्स के लेंगे। यहाँ पे बच्चा अपने चॉइस से जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है उसको वो ले सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर की बात कही गई थी, मेन स्कूल फॉर्म के लिए बात कही गई थी। तो अगर ये लागू होता है तो हमारे स्कूली स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। बच्चों को अपने सब्जेक्ट को चुनने के लिए, पढ़ाई का तरीका चुनने जो है उसमें चेंजेस होने से, तो बच्चों की जो पढ़ाई होगा वो हर तरीके से अलग अलग होगी। और उनका जो डेवलपमेंट है, यानी हम कहें फिजिकली डेवलपमेंट, कॉग्निटिव
और कहें सोशल, हर तरह का डेवलपमेंट अलग अलग होगा, उसका सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक विकास पे सब पे ध्यान दिया जाएगा, वो एकदम परफेक्ट होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कुछ समझने में? ये पूरे स्टेज समझ में आ गई कि जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है वो 3 to 6 ईयर होगा, ये क्लास 2 तक की बात कही गई है, प्री स्कूल यानी क्लास 2 तक। फिर हमारा आता है प्रिपरेटरी स्टेज जो 8 से 11 वर्ष है, 3 से 5 कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए कही गई है। फिर हमारा आता है मिडिल स्टेज, ये कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की बात कही गई, जो इनकी एज होगी 11 से 14 वर्ष। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टेज की बात कही गई है, जो 14 से 18 वर्ष है, ये 9 to 12 की बात बताई गई है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए, अच्छी बात है। फिर क्लास 6 में जो मेन चेंजेस किए गए हैं वे व्यावसायिक शिक्षा। अगर हम बात करें कि क्लास 6 में स्टूडेंट को कोडिंग सिखाई जाएगी, जो चाइना से लिए गए, हमारे विदेशों में कहे ये सब बहुत पहले से फॉलो कर लिया गया है, बच्चों को कोडिंग करना। अब यहाँ पर भी कोडिंग सिखाया जाएगा, इसको बेसिकली चाइना मॉडल से लिया गया है। ठीक है, मातृभाषा में बच्चों को एजुकेशन देना, कक्षा 5 तक बच्चों को जो भी वहाँ की उनकी लोकल लैंग्वेज है और जो भी उनकी मातृभाषा है उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा प्रदान कराना है। ये जो मेन रूप से लिया गया, ये कहाँ से लिया गया है? यूरोप का मॉडल यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, और जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे ये व्यापक रूप से तैयार किए जाएंगे, यानी केवल उनके एजुकेशनल जो आप पेपर पेंसिल पे जो करते हैं उससे ही नहीं, जो हम को करिकुलम भी कराते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएंगे। क्लियर है मेरी बात आप सबको? और एक बात भी कही गई थी कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड की बात कही गई। लिटरेसी यानी कि जो शब्दों को समझने और क्या बोलेंगे, समझना और उसको अंदर आत्मसातीकरण करना। ठीक है, हाँ, 3 to 60 डिग्री, बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो न्यूमेरेसी एंड लिटरेसी मतलब वर्ड शब्दों को पहचानना और अंकों को पहचानने के लिए एक सर्वे किया गया, जिसमें पाया गया कि बच्चों को जो समझने की शक्ति है वो बहुत पुअर थी, बहुत खराब थी। तो इसमें एक चेंज किया गया कि बच्चों की लिटरेसी यानी वर्ड को आइडेंटिफाई करना, जो भी अल्फाबेट है बच्चे उसको पहचान सके, उसको जान सके। न्यूमेरेसी में क्या होगा, बच्चों को जो काउंटिंग है, नंबर्स को पहचानना, उनको गणना करना, छोटी मोटी गणना करना, ये सब फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों को सिखाया जाना करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाषीय विविधता, जो मैंने बोला कि बच्चों को जो शिक्षा होगी वो किस में होगी, कक्षा 5 तक मातृभाषा में दी जाएगी और इसे कक्षा 8 तक भी बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है कि ये जो शिक्षा हो वो कक्षा 8 तक भी रखी जाए, उसके मातृभाषा में दी जाए। और संस्कृत को उसमें प्राचीन भाषाओं को भी बच्चों को विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्राथमिकता दी जाए। बच्चे चाहते हैं तो वो संस्कृत पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं डाला जाएगा। शारीरिक शिक्षा की बात करें यानी फिजिकली उनका किस तरह डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए विद्यालयों में सभी स्तरों पे छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मतलब ये सब जो हम अदर एक्टिविटीज स्कूलों में करते हैं उनको भी ये प्राथमिकता दी गई कि इन सब एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, यानी हर एक क्षेत्र में बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, यानी 3 to 60 डिग्री की जो बात कही माई ने, वही बात पूरी नई शिक्षा में बोली गई। ठीक है, हाँ, मातृभाषा में जो शिक्षा कक्षा 5 तक तो आपको मातृभाषा में ही शिक्षा करानी है और इसको कक्षा 8 तक भी आगे बढ़ाने की प्राथमिकता या सुझाव पर बात चल रही है कि ये कक्षा 8 तक रखा जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो करिकुलम को तैयार किया गया, इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यवसायिक और शैक्षणिक विषयों को पाठ्यक्रम में गतिविधि बीच में बहुत अंतर नहीं रहा, यानी कि जो हम आपका 9 से स्ट्रीम चुनते हैं ना, आर्ट साइंस की जो मैंने बात कही वो यही बोला कि यहाँ पे अगर कला का छात्र है तो वो विज्ञान भी लेके पढ़ सकता है, विज्ञान का छात्र है तो वो अदर भी कोई चीज व्यवसायिक क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट लेकर वो
पढ़ाई कर सकता है। और ये जो शिक्षा होगी वो कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ कि बच्चों में व्यावसायिक शिक्षा जो होती है, फॉरेन में विदेशों की बात करें तो ये शिक्षा वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर दी गई कि बच्चों को वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हुआ, प्लम्बरिंग हुआ, जो बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है वो शिक्षा भी बच्चों को जो आपकी ये शिक्षा चल रही है उसके साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा गया। जबकि हमारे अगर इंडिया देश की बात करें, यहाँ पे लोग बोलते हैं पढ़ेगा नहीं तो तू तो मैकेनिक ही बनेगा, तू तो इलेक्ट्रिशियन ही बनेगा। लेकिन वहाँ पर इस शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो जिनका पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है या बहुत कम उनकी रुचि है या उस हिसाब से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, एजुकेशन में आगे नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रबंध किया गया ताकि वो इस क्षेत्र में आगे जाएँ और कहीं न कहीं अपने आप को फिट हो सके उस शिक्षा में, है ना? हम लोग शिक्षा पहले की शिक्षा की अगर हम बात करें, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को मेन यही कहा जाता था कि तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। कोई कभी ये नहीं सोचता है कि हाँ, बच्चे को जिस क्षेत्र में है, उसकी जिसमें रुचि है, उसको उसी क्षेत्र में हमें शिक्षा देनी है, वही कराना है। तो सबका ख्वाब अगर हम सोचे तो छोटे बच्चों से हम यही करते हैं कि तुम आईएएस ऑफिसर बनना, तुम डॉक्टर ही बनना, तुम इंजीनियर ही बनना। ये चीज़ें हम लोग के दिमाग में बैठी होती है कि तुम शिक्षा यही करोगे। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा-सा चेंज किया गया कि व्यावसायिक शिक्षा बच्चे को जिस चीज़ में रुचि है, अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, तो भी उसको व्यावसायिक शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण देकर उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? फिर आगे हम बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के लिए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई, जो एनसीईआरटी तैयार करती है हमारा जो करिकुलम होता है उसको। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं को बदलाव किया गया। अगर हम माने तो ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि कक्षा 10th में जो हम लोग बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देते थे 10th और 12th की बात करें, तो हम लोग के लिए कितना स्ट्रेसफुल रहता था। आप लोगों ने भी इस चीज़ को फेस किया होगा। मैक्सिमम लोगों ने, हम लोगों ने भी फेस किया है इस चीज़ को कि जब हम कक्षा 10 और कक्षा 12 की पढ़ाई जो होता है कितने मन लगा के करते हैं, अगर हम और क्लासेस को छोड़ दें। क्योंकि वो जो होता है वो उसी से हमारा आगे का कॉलेज डिसाइड होता है, उसी से हमारा कॉलेज डिसाइड होता है। तो फैमिली से, स्कूल से, हर तरह से बहुत ज़्यादा बर्डन होता था कि आपकी बोर्ड की परीक्षा है, आपको सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। यही आपको डिसाइड करेगा कि जितना अच्छा नंबर आएगा उतने अच्छे आप कॉलेज में जाओगे या उतना अच्छा आपको जो भी प्रोफेशन में जाना है वो आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का पूरा पढ़ाई का स्ट्रेसफुल हो जाता था बच्चों के लिए 10th और 12th का एग्ज़ामिनेशन। काफ़ी स्ट्रेसफुल बच्चे होते हैं 10th और 12th के एग्ज़ाम देने में। इस चीज़ को चेंज किया गया और वहाँ पे सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम को 2 बार देने का प्रबंध कर दिया गया कि बच्चे 2 बार, एक बार साल में 2 बार एग्ज़ाम देंगे, जिससे एक में अगर कम नंबर आया तो वो दूसरे में उसको ज़्यादा कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी कही गई और जो बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को इसमें शामिल किया गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने का बहुत अच्छा है कि बच्चों को लिखने और वो चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो ये चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया गया। इसके एग्ज़ामिनेशन जो होंगे वो सेपरेट होंगे। हाँ, तो जो हम बात करें कि जो शिक्षा में क्या हुआ कि जो 10th और 12th की जो स्ट्रेसफुल पढ़ाई थी उसको थोड़ा-सा नॉर्मल किया गया, ईज़ी वे बच्चों को दे दिया गया। सेमेस्टर एग्ज़ाम होना एक तरह से हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ताकि अब जो वो होगा वो स्ट्रेसफुल होके नहीं पढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट करके पढ़ेंगे, बदलाव करके पढ़ेंगे, अपनी कमियों को खुद रियलाइज़ करेंगे, खुद देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बात कहेगी कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नाम का एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई। यानी कि समय-समय पे बच्चों का जो भी असेसमेंट करने के लिए एक संस्थान परख है उसका किया गया। ठीक है? तो इसको करने का मेन उद्देश्य था कि बच्चों का एक सुधार किया जा सके, समय-समय पे उनके जो भी असेसमेंट हुआ, जो भी उनका करिकुलम से रिलेटेड या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें उनको सुधार कर सके। ठीक है? यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत?
बिल्कुल, अभी ये अब ये सोचते हैं कि हम लोग के टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर ये हम लोग के टाइम में होता तो हम लोग का तो एजुकेशन का कहे स्वरूप है, वो बिल्कुल चेंज हो रहता, है ना? अगर हम कहें परख ये जो आपका है इसका फुल फॉर्म किसी को पता है? ये तो बोला गया राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर पर परख जो है ये किसका इसका नाम क्या है? हाँ, आउट और इन की भी बात करते हैं, अभी इसको भी पढ़ेंगे। वो हायर एजुकेशन के लिए तो अभी स्कूली शिक्षा की बात करी गई। हायर एजुकेशन के लिए भी बात करी गई है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो परख नाम का है किसको पता है? परख का फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज ऑफ एजुकेशन, या होलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है, उसी पे डाला गया परख, जो समय समय पे क्या करेगा, एक मानक निर्धारित करेगा और छात्रों की प्रगति को असेस करेगा, यानी आकलन करेगा, और फिर उसके बाद जो आकलन से रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग शिक्षा में सुधार करेगा, ठीक है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग होगा, यानी कि छात्रों की जो भी उस पे वो खुद भी असेस कर पाएंगे, देख पाएंगे, इस तरह का। हाँ ठीक है, मैंने बता दिया। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या होलिस्टिक, एच से होलिस्टिक है। चलिए, शिक्षण व्यवस्था संबंधी सुधार। शिक्षकों की नियुक्ति जो होगी वो कैसी होगी? प्रभावी और पारदर्शी होगी, और समय समय पर क्या किया जाएगा, इनके कार्यों का आकलन किया जाएगा, मतलब असिस्ट करके। हाँ, होलिस्टिक डेवलप, सही बता रहे हैं सुनील। असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस, परफॉर्मेंस होगा पी, है ना, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। माही, क्लियर हो गया? पूरा नाम पता चल गया आपको? परख नाम है इसका, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं, शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी वो किस तरह से होगी, उनका जो समय समय पर उनका जो असेसमेंट किया जाएगा शिक्षकों का भी, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसा उनका प्रदर्शन होगा वैसे ही उनकी आगे पदोन्नति यानी आगे पोस्ट बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो बात कही है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप का विकास किया जाएगा, जो एनसीएफ करता है उसी की बात बोली जा रही है। और ये जो पूरा इम्प्लीकेशन कब माना गया, 2030 तक जो बीएड की डिग्री होगी वो 4 वर्ष, न्यूनतम 4 वर्ष की डिग्री मानी गई है, कि 4 साल का होने पर ही वो एलिजिबल होंगे बीएड के लिए, ठीक है, ये 4 वर्ष माना गया है। जो यहाँ पर बोला गया है कि 2000 से अध्यापन के लिए जो भी हम बीएड बीटीसी ये जो करते हैं, जब मैंने किया था तो वो 1 ईयर था, अभी 2 ईयर हो गया, अभी इसको 4 ईयर करने की बात हो रही है, कि न्यूनतम डिग्री वो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। फिर उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान, यानी कि मल्टी कह सकते हैं ना, मल्टी एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था, यानी कि जो हम लोग के लिए एक हार्ड एंड फास्ट रूल होता था कि बीए अगर आप कर रहे हैं या कोई भी हो, बीए ये बीएड कर रहे हैं, या फिर आप एमकॉम कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए एक हार्ड एंड फास्ट रूल होता था कि आप बीच में उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ते भी हैं तो फिर वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, दीपू बिल्कुल सही बता रहे हैं।
चलिए फिर उच्च शिक्षा की बात करते हैं कि उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान जो किया गया है ना? तो इसमें जो बोला गया है वो क्या हुआ है कि जो 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम मल्टी एंट्री एंड एग्जिट की व्यवस्था की गई है। यानी कि जब कोई बच्चा पहले इंजीनियरिंग करता हो या बीएड करता हो तो ये आपका 3 वर्ष का होता था, 4 वर्ष का होता था, आप इसको बीच में एग्जिट नहीं कर सकते थे। एक बार एंट्री किया तो आपको कंप्लीट करके ही उसको निकलना है। अगर आप बीच में निकलते हैं तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, उसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं दी जाएगी। पर 2020 में जो नई शिक्षा नीति ने कहा कि आप जब किसी भी कोर्स में जब आप एंट्री लेते हैं, किसी वजह से बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से हमें बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़ता है या फिर हमको किसी और कार्य में जाना होता है, तो हम बीच में उस पढ़ाई को क्विट कर सकते हैं। अगर 1 वर्ष जहाँ पे यहाँ पे बोला गया कि इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष में करता है तो उसे 1 वर्ष का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। 2 वर्ष के बाद अगर वो छोड़ता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 3 वर्ष के बाद अगर वो होता है तो उसे स्नातक की डिग्री दी जाएगी और 4 वर्ष जब पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा तो उसे शोध के साथ स्नातक की डिग्री दी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई कि जब अगर हमारा बीच में पढ़ाई छूट जाता है तो हमें उसकी सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हम जब चाहें तो हम दोबारा से उस पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नई शिक्षा की नीति के तहत एमफिल का कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। जो एमफिल की डिग्री मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। इस कहेंगे इस शिक्षा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा हमारे हायर एजुकेशन के लिए हो गया। ठीक है, और जो 1 साल की जो डिग्री या 2 साल की जो भी डिग्री हमें मिलती है उसे हम क्रेडिट कर सकते हैं। यानी बाद में हम किसी और क्षेत्र में जाना चाहें या फिर हमको फिर से पढ़ाई करनी है तो हम उस वहाँ पर अपनी सर्टिफिकेट को देके उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। पूरा उसको समान वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, फिर हो गया यहाँ पे जो बात कही गई कि जैसे आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहाँ पर बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए गए हैं, वहाँ पर उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। जहाँ पर अभी भी लोग इस तरह से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और छात्र को पूरी तरह से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन लोग उस क्षेत्रों को विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनको ध्यान में रख के किया जाएगा। बिल्कुल डिफरेंस है। एमफिल आपका एक तरह से कहे कि वो डिप्लोमा कोर्स था। आपका डिप्लोमा मिलती थी, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता था, बट पीएचडी तो आपका पूरा आप कहें कि आपका पूरा उस पे रिसर्च है, शोध है आपका, है ना? तो पीएचडी अभी 1 साल में तो होती नहीं है, लेकिन एमफिल पहले 1 साल में होता था। आई थिंक 1 साल या 2 साल, 1 साल रहता था। वो डिप्लोमा की डिग्री आपको उसको मिलती थी। ठीक है माही? एमफिल की जो डिग्री होती थी वो डिप्लोमा की मिलती थी। आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में 1 साल का डिप्लोमा करते थे, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है। तो अब इसको बंद कर दिया गया। एक समय था मैं भी एमफिल करना चाहती थी जब मैंने एमए कंप्लीट किया था अपना साइकोलॉजी से, तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी से एमफिल करना चाहती थी, बट उस समय वहाँ पर वो चीज़ उस समय भी बंद कर दी गई थी, नहीं हो रहा था स्टार्ट। ये आपका काशी विद्यापीठ में एमफिल कराया जाता था बनारस में, तो वहाँ से मैंने ट्राई किया था, बट उस समय वो बंद कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों तथा जो हम बात करते हैं जेंडर वाली जो आपके चैप्टर में पढ़ा है कि इसको जो कहे एक बराबर नहीं है, उसको दूर करने के लिए भी एक चीज रखा गया है। तो देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र में सभी लड़कियों का ट्रांसजेंडर छात्रों के समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेगा। ठीक है, गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे 8 वर्ष के बच्चों की जो प्रारंभिक देखभाल के लिए अलग से ही करिकुलम तैयार किया जाएगा। हाँ, पीएचडी के लिए मेरा बहुत मन था, बट
पीएचडी के लिए मैं दूसरे स्टेट में चली गई थी, वहाँ से काफ़ी दिक्कतें हो गई, मैं बहुत जगह अपने हस्बैंड के साथ घूमते रह गई, इसलिए मेरी पीएचडी नहीं हो पाई। और ये था मेरा बहुत इच्छा थी क्लिनिकल साइकोलॉजी से पीएचडी करने का, बट कुछ वजह से मेरी रुक गई। बहुत सारे हम लड़कियों के साथ बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं पढ़ाई के दौरान, और स्पेशली अगर आप शादीशुदा हो जाते हैं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम हुई जिससे मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट मैं लगी रही, पीएचडी नहीं कर पाई, बट मैं और सब चीज़ों के लिए बहुत कुछ करती रह गई, पढ़ती रह गई, और अभी तक भी पढ़ भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, दोनों कार्य कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय सहायता, यानी कि एसएससी और एस एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों के प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जो कि की ही जा रही है। ठीक है ना? जो आपके आरक्षण वाले में आते हैं, उन लोगों के लिए वित्तीय सहायता देना। ठीक है? अब हम कुछ जान जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। तो इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पे विशेष जोर देना था। और राइट टू एजुकेशन एक तरह से जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी कहा गया था कि हमारे आर्टिकल में 21A में इसको किया गया, 86वें संशोधन में 86 संशोधन जो किया गया था उसमें इसको इंक्लूड किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों जो हैं उनको जो शिक्षा का माध्यम हो वो बिल्कुल मुफ्त हो, ताकि जो गरीब परिवार से आते हैं, जो रूरल एरियाज से आते हैं, वो बच्चे जो पैसों की कमी की वजह से शिक्षा नहीं पूरी ग्रहण कर पाते हैं, उनको वो शिक्षा पूरी तरह से दी जाए। और यहाँ तक अभी तक अगर हम बोले तो 90% जो बच्चे होते हैं ये 8th क्लास तक, या बात करें 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे शिक्षा लेते हैं, उसके बाद ये शिक्षा को छोड़ देते हैं। तो नई शिक्षा नीति में इसको भी इंक्लूड किया गया कि जो बच्चे कक्षा 6 to 8th पढ़ के छोड़ देते हैं, इस जो फ्री शिक्षा की बात कही गई ये आगे की कक्षा में कक्षा 12 तक बढ़ा दी जाए, ताकि बच्चों का इनरोलमेंट स्कूल में ज्यादा हो, बैक टू स्कूल लाना, यानी इनको स्कूल में वापस लाना और अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। नई शिक्षा नीति में इसकी भी बात करी गई है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है जो मैं आप लोग को बताते चल रही हूँ इसके साथ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, इस नीति में प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। जब वो 1986 में जो नीति चली थी उसके तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा, ये सब कई ऑपरेशन चलाए गए ताकि बच्चों का इंटरेक्शन बढ़े, जो पेरेंट्स है वो भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजे और स्कूल में भेज के बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे जो हैं जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं वो इस शिक्षा से वंचित ना रहें। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1986 और से 1987 तक चलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी और इसका क्या था कि स्कूलों में वो सारी शैक्षिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ताकि बच्चे स्कूलों में सही प्रकार से शिक्षा ले सके और वहां से इंटरेक्ट होके ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आना प्रारंभ करें। जैसा आप सब जानते हैं कि स्कूलों में हमेशा कुछ न कुछ नए नए स्कीम्स लाए जाते हैं ताकि लोग प्रभावित हों और अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए उन स्कूलों में भेजे। जैसे मिड डे मील स्टार्ट किया गया 1995 में, स्टार्ट किया गया कि बच्चों को भोजन की व्यवस्था कराई जाए, उसमें भी अभी काफी कुछ चेंज कर दिए गए हैं। हाँ, मैंने गीता रानी नहीं देखी है, तो आपने देखी है, अब आप पता बोल रही हैं तो मैं जरूर देखूंगी। ठीक है, एक्चुअली अब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं ये सब देख पाऊँ, और मेरे बच्चे भी हैं तो मैं उनको ही पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ और अपना भी करती रहती हूँ पढ़ाई। ठीक है, लेकिन मैं देखूंगी ज़रूर। ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या क्या कही गई थी कि बच्चों की सुविधा के लिए आवश्यक संस्थागत उपकरणों को उपलब्ध कराया जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। इसमें स्कूल में उचित स्थान होना चाहिए, ताजी हवा और वातावरण का पूरा ध्यान रखना था। विद्यालय में घंटी, चौक, झाड़न, ये सबको पूरा रखना, प्रोवाइड कराना था। ठीक है, शुद्ध पेयजल बच्चों को उपलब्ध कराना। स्कूल में उचित साधन का होना जरूरी था। स्कूल में 2 कमरे होना था, मतलब एक क्लास में 2 शिक्षक होना था, एक जेंट्स रहता था और एक लेडीज रहती थी।
इस तरह से प्रावधान कराया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बोले कि इस नीति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ओपन यूनिवर्सिटी की प्रणाली विस्तार किया गया, जो इग्नू से आप जानते भी होंगे। ग्रामीण भारत में जमीन स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी जी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया, जो ये 1986 की बोली जा रही है। ठीक है, प्रभात पॉल, नमस्ते आपको भी। तो ये सब जो हमारी थी, ये 1986 की पॉलिसीज की जो बात कही गई थी, जो उस समय लाया गया था, मैंने उसको भी बताया। और अगर हम 2020 की शिक्षा नीति की बात करें, तो जो खामियां थी 1986 में, उसको ही बदलने के लिए, शिक्षा का स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए, और विदेशों में इसे बहुत पहले से अप्लाई है, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा, हम कहें कि एजुकेशन में हर तरह से अच्छे हैं, और बात करें कि उनके व्यावसायिक शिक्षा जो भी है वो ज़्यादा आगे है। तो इन्हीं सब चेंजेस को ध्यान में रखते हुए 2020 लाया गया, और इसका क्रियान्वयन होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये अप्लाई हो जाता है, तो बोले जो आने वाला इन फ्यूचर एजुकेशन है, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और एक तरह से कहे इजी हो जाएगा बच्चों को चीजों को पढ़ने, समझने, और अपने करियर से संबंधित जो भी समस्या होती है, उन सब चीजों को समझने में। ठीक है, अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो क्या निकलता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत को जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है, तो यह प्रणाली भारत में विश्व की अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी, जो हमसे ज्यादा आगे हैं देश। क्यों नहीं आएगा? आपका संस्कृत है तो बहुत अच्छा है, और आप लैंग्वेज में आप संस्कृत ही चुनना, जब आप पेपर भरना तो जो लैंग्वेज का सेक्शन आता है, आप संस्कृत ही डालना। ठीक है, और जो नई शिक्षा नीति में संस्कृत को तो आगे बढ़ाने के लिए वो डाला गया कि बच्चों को जो एक लैंग्वेज चुनने का अधिकार, वो संस्कृत को भी डाला जाए। हाँ, ये फोर्सली नहीं होगा कि आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो आपको जबरदस्ती किया जाएगा, लेकिन संस्कृत को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। ये 34 वर्ष, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो कितने वर्षों बाद आई है? 34 वर्षों के पश्चात आई है नई शिक्षा नीति। सभी छात्रों के उच्च शिक्षा का प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी जो हमारे फाउंडेशनल स्टेज की बात कही गई, वो 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है, यानी सब जगह एक समान करना है। ये हमारे प्राइवेट में भी होगा, और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उनके लिए भी इनको फॉलो करना होगा। ठीक है, स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों का समावेशन में अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे, और युवाओं को रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ते ही तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जो आप सब जानते हैं। आजकल हम कहें ऑनलाइन टीचिंग या डिजिटल का जमाना हो गया है, हर चीज हम हर तरीके से सीख रहे हैं, हर तरह से जान रहे हैं, तो हर चीज़ों को सीखना जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक आपको पूरी समझ में आ गई है? एक बार आप लोग ओके कर दो। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नई शिक्षा नीति 2020 आपको पूरी समझ में आ गई? एक बार आप लोग ओके करते चलोगे तो कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो फिर हम एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, माइक आ रहा है, नो मैम। ठीक है, और जाते जाते अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और कल की भी क्लास हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। ये अगर आप लोग कहते हैं कि नई शिक्षा नीति तो हमारे इसमें सिलेबस में थी नहीं, मैम ने ये कहाँ से पढ़ा दिया,
तो मैं बता दूं कि जो अभी के पेपर हुए एनसीईआरटी 2005 की बहुत पूछी जाती थी, लेकिन इस बार जो अभी एग्जाम हुए थे उसमें आपके नई शिक्षा नीति से बहुत सारे प्रश्न आए थे, और ये आपके तो हर क्षेत्र में ये प्रश्न आने ही आने हैं, जीके हुआ या आप किसी भी सेक्शन में जब एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार क्लियर कर देना। यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो आप प्लीज बता देना, हम आप ही के लिए पूछ रहे हैं कि माही सिर्फ जवाब दे रही हैं तो एक्टिव वही क्लास में लग रही हैं, बाकी सब तो एक्टिव नहीं लग रहे हैं, या तो फिर मेरा पढ़ाना आप लोग को सुला दिया है। ठीक है, और कल सभी लोगों से जरूर आइए, क्योंकि मैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे कराने वाली हूँ, और ये मैं बता दूं कि आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मत सोचना कि मैंने टॉपिक से कुछ अलग पढ़ाया है, ये आपके टॉपिक में है। ठीक है, और आप जिस भी सेक्शन में दीजिए, ईवीएस में दीजिए या किसी भी सेक्शन में जब ये आप एग्जाम देंगे तो ये आपसे एक क्वेश्चन उसका बनेगा ही, आएगा ही। ठीक है। ठीक है, सभी जग रहे हैं, मैं सोची सभी सो गए मेरा बताते बताते। ओके, लक्ष्मी समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। मुझे भी अच्छा लगा, क्लास में थोड़ा सा हंसी मजाक भी तो करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। चलिए, ठीक है, और आप लोग क्लास में आते जाते रहते हो, तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बीच में छूट जाते हैं और चीजें नहीं समझ में आती, या आपको पहले से ही आती हो, मैं कुछ जो बता रही हूँ, है ना? कौन से चैप्टर छूटे थे? जो चैप्टर छूटे हैं आप एक बार रिवाइज करा देना। ठीक है ना? तो मैं करा दूंगी, उसके लिए चिंता मत करना, लेकिन जहां तक आई होप मैंने सारे आपको टॉपिक करा दिए हैं। और बात है जो आप लोग देख रहे हैं कि वो अलग अलग से टॉपिक जो दिया है कि विविध क्षेत्र से आए छात्रों की, विकलांग छात्रों की, तो ये सब मैंने पूरा एक्सेप्शनल चाइल्ड पे पूरा एक बनाया था वीडियो, मतलब उसमें मैंने हर एक टॉपिक को इंक्लूड किया था। ये जो टॉपिक्स अगर मैं छोटे छोटे में लूँ तो वो 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी विशिष्ट बालक का जब कराया था, उसमें मैंने हर एक चीज को बताया था, उनकी कमी, उनकी शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए, सब चीज को बताया था। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको टॉपिक वाइज जो भी है उसको भी बता दूंगी, बट जो मैंने था स्टार्टिंग में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ले लेके एक घंटे का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है किसी टॉपिक को समझने में, और केवल आपको सीडीपी ही नहीं पढ़ना है, आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो सारे सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देना है। ठीक है, और जो टॉपिक्स मेरे से लग रहे हैं आपको कि मैंने नहीं कराए हैं, छूट गए हैं, तो आप मुझे एक बार रिमेम्बर करा देना, मैं करा दूंगी। ठीक है शाहिद, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे क्लास में बता सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देना कि मैम ये टॉपिक करा देना, तो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, अभी टाइम है हमारे पास। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की करानी है, तो मैं सोच रही हूँ अभी से स्टार्ट करूंगी ताकि आपके एग्जाम तक ये पूरे कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको किसी को डाउट नहीं होगा, और हाउ टू ज्वाइन क्लास यहाँ पे पूरा आपको दिया हुआ है कि आप क्लास को कैसे ज्वाइन करेंगे फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल शाहीन, आप आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूटा है तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, आप बता देना कि ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया या मैंने मेरे से छूट गया है, तो मैं वो करा दूंगी शाहीन। ठीक है, मैंने दोनों को लेकर ही कराया है और काफी फुल वीडियो बनाया है। नोट्स नहीं डाउनलोड होता है? हम्म, कहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर रही हैं माही? ओके, आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है ना, आज आप लोग गूगल मीट में हमारे साथ 9 बजे जुड़िए, जो टेलीग्राम पे लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम डिटेल में आपसे बात करेंगे अच्छे से।
है ना? वहाँ पे आप टॉपिक भी बता सकते हो, जो भी आपको कन्फ्यूज़न है आप वहाँ पे बता देना। इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल आपको बोल रही हूँ, और आप स्टार्टिंग में देखेंगे वहाँ पे हमारा क्लास का लिंक, टेलीग्राम का लिंक सब कुछ दिया हुआ है। तो आप वहाँ से भी जॉइन कर लेना, और रात में 9 बजे हमारी गूगल मीट है, आप सब जुड़ो, वहाँ पे अपने सारे डाउट्स को जानो। ठीक है? वेबसाइट से कर रहे हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको बताऊँगी माही। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और किसी तरह की प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो, ठीक है? और अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है नोट्स, तो आप इस नंबर पे कॉल करके वहाँ से आप पता कर लीजिए, ठीक है? वहाँ पे जो भी होगी आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। ठीक है माही? आपकी कोई भी डाउट्स होगा तो वहाँ पे आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आज के लिए बस इतना ही। कल सभी जुड़ेगा, कल से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की। तो ठीक है, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय। एसएसटी की क्लास साउंड नहीं आया था, हो सकता है कुछ इशू हो। ठीक है, मैं वर्षा मैम से बात करूंगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा पार्थ। ओके, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। बाय।